हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, कल हमने जो है देख लिया था अपने संविधान के बारे में कि कब कब संविधान के बारे में बैठक की गई, कब संविधान बना, कौन कौन उसके अध्यक्ष रहे और किस तरह से समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। संविधान में जो प्रयुक्त शब्द हैं उनको हम, जो प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हैं उनको देखेंगे, उनका क्या मीनिंग है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या देखना है। आज हमें देखना है प्रस्तावना में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। ठीक है, जो प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था ना कि कितने टाइप की स्वतंत्रता दी गई है, कितने टाइप की समता दी गई है, समानता, और क्या क्या उसमें बाद में अनुच्छेद में जोड़ा गया है 42वें अनुच्छेद के अनुसार। तो वो चीज़ें हम देखते हैं। तो पहला शब्द है, प्रस्तावना स्टार्ट कैसे होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे करके स्टार्ट होती है ना। तो हम भारत के लोग, इस शब्दों का अभिप्राय यह है कि संविधान का जो मूल स्रोत है भारत की जनता है, हम भारत के लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, संपूर्ण जो भारत के जनता है, परंतु प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। यह शब्द कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के चार्टर से लिया गया है। तो मेन इसमें यह है कि इसका अभिप्राय क्या है, भारत की जनता से है, और दूसरा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि इसका तात्पर्य है सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सर्वोच्च सत्ता जो अपने क्षेत्र में अनियंत्रित और पूर्ण होती है। इस प्रकार भारत का पर किसी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रभुत्व संपन्न मतलब कि सर्वोच्च सत्ता जो है वो भारत की होगी, कोई अन्य शक्ति, कोई ब्रिटिशर्स हम उनके नियंत्रण में नहीं होंगे, और अब किसी भी शक्ति का हमारे ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब भारत अपने आंतरिक व वैदेशिक प्रशासन में स्वतंत्र है। हर मामले भारत जो है खुद से निपटा सकता है, देख सकता है। ठीक है, भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमारा पंथ निरपेक्ष आया था ना उसमें, हमारी प्रस्तावना में। तो पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर का मतलब है, ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ये याद रखना है आपको कि कब जोड़ा गया और किस अनुच्छेद के संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष शब्द। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से शब्द जो है बाद में जोड़े गए प्रस्तावना में। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता। ठीक है, मतलब कि एक स्पेशल धर्म हमारे वहाँ नहीं माना हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म है के लिए ही ये जो है हिंदुस्तान माना गया है। हिंदुस्तान मतलब सारे धर्म हमारे वहाँ एक समान है। पंथ निरपेक्ष नहीं है कि एक ही धर्म को यहाँ पे जो है विशेषता दी गई है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है ये। उसके बाद है गणराज्य। गणराज्य मतलब रिपब्लिक होता है इंग्लिश में। इस शब्द में यह शामिल है कि भारतीय संघ का जो प्रधान होगा वो निर्वाचित होगा, वंश के आधार पर नहीं होगा। ठीक है, गणराज्य का मतलब क्या होता है कि वंशानुगत, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था कि जो राजा बनता था वो वंशानुगत बनता था। राजा का बेटा बनेगा उत्तराधिकारी, फिर उसका उत्तराधिकारी, फिर उसका उत्तराधिकारी, ऐसे करके बनते थे ना। तो चाचा ताऊ के बच्चों को भी कब मिलता था बनने का मौका, जब उनका राजा का बेटा नहीं होगा, निसंतान होगा, या फिर किसी युद्ध में मारा गया होगा, या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई होगी, तब किसी और को मौका मिलता है, भाई को या उसके बच्चों को, वरना वंशानुगत ये चीज़ चलती रहती है। तो गणराज्य में ऐसा नहीं है, जो राजा महाराजाओं के टाइम पे होता था वो चीज़ जो है नहीं कही गई। ऐसा कहा गया कि जो प्रधान होगा भारत का, सर्वोच्च जो होगा राष्ट्रपति, मतलब वो जो है निर्वाचित होगा, वंश के आधार पर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भारत अमेरिका की भांति ही गणराज्य है। ब्रिटेन में राजा का पद जो है वंशानुगत है, जैसे रानी एलिजाबेथ है ना, फिर ऐसे करके वहाँ पे क्या होता है, ब्रिटेन में वंशानुगत चलता है। उनके बाद उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा बनता है, फिर उसका बेटा, इस तरह से चलता है। लेकिन अमेरिका जो है गणराज्य है, मतलब वहाँ पे जो है वंशानुगत नहीं होता, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं।
तो ऐसे ही हमारे वहाँ पे जो है इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब है जस्टिस, न्याय। न्याय के बारे में क्या बताया है प्रस्तावना में? संविधान का प्रस्तावना नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय की गारंटी देती है। ठीक है, कितने प्रकार के न्याय देता है प्रस्तावना? 3 तरह के न्याय देता है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। न्याय का अर्थ राज्य को कुछ लोगों का नहीं वरन सर्वसाधारण के कल्याण का उद्देश्य रखना चाहिए। ठीक है, न्याय का अर्थ ऐसा नहीं है कि राज्य कुछ सीमित एरिया तक नहीं होगा, ये सबके लिए होगा कि सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान में अनेक उपबंध किए गए हैं, जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व, अस्पृश्यता का अंत, वयस्क मताधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी आगे आने वाली हैं कि अस्पृश्यता का अंत, वयस्क मताधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, ये चीज़ें आगे देखेंगे आप, ये भी पूरे एक अनुच्छेद में, पूरे आर्टिकल्स में ये दिए गए हैं। फिर है एकता व अखंडता। ये शब्द भी जो है बाद में जोड़ा गया ना, एक अखंडता शब्द। संविधान की मूल प्रस्तावना में एकता शब्द ही था, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है अखंडता शब्द इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद है जो, ठीक है, तो इतने शब्द हैं प्रस्तावना में जो हमने देखे हैं और जो हमने समझने थे। ठीक है, ये शब्द जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि ये जो सबसे लंबा भारत का पहला चुनाव, आज़ाद भारत में पहला आम चुनाव सबसे अधिक दिन तक चला था। ठीक है, जो पहला चुनाव था, होता ये फर्स्ट टाइम पे जो है इतना जो है मैनेजमेंट का तरीका नहीं पता होता है ना, कि कैसे करना है, क्या करना है, तो इसीलिए जो है सबसे लंबा चुनाव रहा। यह चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुआ। अब सोचो, पूरे 1 साल का मतलब लगभग टाइम लगा, 1 साल नहीं, अक्टूबर से फरवरी मान लो, 4-5 महीने का टाइम इसमें लगाई। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1952 को। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब चुनाव के जरिए इलेक्शन करवा के जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 15 अप्रैल 1952 को। 15 अप्रैल 1952 को हुआ था, यानी कि गणतंत्र दिवस पहला लागू करने के बाद संविधान को 2 साल बाद। फिर है पहली लोकसभा। कांग्रेस ने कुल 489 में से 364 सीटें जीतकर आज़ाद भारत में पहली सरकार बनाई थी। ठीक है, तो पहली सरकार भारत में किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी थी, सबको ही पता होगा ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो कांग्रेस ने जो है कितने में से टोटल कितनी सीटों में थी? 489 सीटें थी, जिसमें से 364 कांग्रेस के अंडर आई थी लोकसभा में। 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही थी, सीपीआई। 16 सीट्स जीतकर जो है सेकंड नंबर पे। जीवी मावलंकर पहली लोकसभा के स्पीकर बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा के स्पीकर कौन बने थे? जीवी मावलंकर साहब। ठीक है, पहली लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। बॉम्बे से संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चुनाव हारे। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर ना पहले कहीं और चुनाव लड़े थे, वैसे तो ये कोलकाता से आए थे जहाँ तक है, उसके बाद ये यहाँ आए। फिर इनके लिए जो है इनको यहाँ पे रखने के लिए किसी ने अपनी सीट छोड़ी थी, आएगा भी आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो बाद में यहाँ आके जो है राज्यसभा सदस्य बनाए गए भीमराव अम्बेडकर जी। पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर। संसदीय परंपराओं की नींव रखने वाले गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, यहाँ पे जीवी मावलंकर की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, गणेश वासुदेव मावलंकर को प्यार से क्या कहते थे? दादा कहते थे। उनके योगदान को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लोकसभा के जनक की उपाधि दी थी। जीवी मावलंकर जी को लोकसभा के जनक की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ठीक है, पॉइंट नोट कर लीजिए कि जीवी मावलंकर को लोकसभा के जनक की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी।
जीवी मावलंकर कौन थे? ये पहले स्पीकर थे लोकसभा के। लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में मावलंकर की भूमिका लोकसभा की कार्यवाही तक सीमित नहीं थी। उन पर देश के लोकचार के अनुरूप नियम, प्रक्रियाओं, रूढ़ियाँ और परंपराएं निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी थी। और 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक वो पद पर रही। ठीक है, तो जीवी मावलंकर जी पद पर कब तक रहे? जीवी मावलंकर पद पर रहे 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे, लगभग 4 साल। अब विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ था? 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में, ये न्यूज़पेपर में भी आया था कि 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में इस बार हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले के मंडी संसदीय क्षेत्र का टशीगंग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना। ठीक है, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र मतलब कि सबसे ऊंचे स्थान पे जहाँ पर तक लोग रहते होंगे ना, आखिरी पॉइंट तक, तो वहाँ पे सबसे ऊंचाई वाली जगह पे वो बना था मतदाता केंद्र 2019 में। तो ये बना था हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में। चीन सीमा से 10 किलोमीटर पहले 15,256 फीट की ऊंचाई पर पोलिंग बूथ बनाया गया था स्पीति जिले में। स्पीति के मुख्यालय काजा से 35 किलोमीटर दूर है। स्पीति के जो मुख्यालय है ये काजा से 35 किलोमीटर दूर है। 19 मई 2019 को विश्व का सबसे ऊंचे स्थल पर सबसे कम समय यानी कि 2 घंटे में 54% मतदान में अधिक मतदान का नया विश्व रिकॉर्ड बना था। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर था, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है ये, क्योंकि जब 2019 के टाइम पे ये करंट अफेयर के रूप में आ सकता था। अब है कुल 49 मतदाता, जिनमें 29 पुरुष और 20 महिलाएं हैं। इस बूथ पर 78 वर्ष के रिगजिन सबसे बुजुर्ग और 19 वर्ष के कलजंग सबसे युवा मतदाता थे। ये तो 2019 के मतदान की बात हो गई, उसके बाद तो और हो गए हैं इलेक्शन, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ऑक्सीजन की कमी एवं ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पेड़ पौधे तो दूर घास भी नहीं उग पाती। इससे पहले जो है 14,567 फीट पर स्पीति के ही हिक्किम के नाम सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र का रिकॉर्ड दर्ज था। एक मतदान केंद्र जहाँ सबसे कम मतदाता। ठीक है, अब उस मतदान केंद्र की बात हो रही है जहाँ पे सबसे कम मतदाता जो है पाए गए थे। देश में आम चुनाव 2019 के लिए जम्मू कश्मीर के लेह में एक ऐसा मतदान केंद्र है जहाँ सबसे कम मतदाता हैं। लद्दाख संसदीय क्षेत्र के लेह विधानसभा में गाइक गांव में एक मतदान केंद्र बनाया गया जहाँ सबसे कम केवल 12 मतदाता हैं। इनमें 5 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको करंट का कोई मिलता है तो वो देख लीजिएगा। ये तो उस टाइम की करंट अफेयर है 2019 के टाइम की। ठीक है, अब जो देश का सबसे ऊंचा बूथ जिम्मेदारी महिला अधिकारी, जो देश के सबसे ऊंचे बूथ पर नहीं था, वहाँ कहाँ था? लेह में। तो उसकी जिम्मेदारी किसे मिली थी? अवनी लवासा को। ठीक है, उसकी जो जिम्मेदारी थी कि अवनी लवासा को मिली थी। वहाँ पे मतदान कराने की, सही से अच्छे से मतदान कराने की जिम्मेदारी जो है एक महिला अधिकारी को दी गई थी, अवनी लवासा को। और अवनी लवासा जो है वो चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की बेटी हैं। प्रथम अवसर है जहाँ पिता व पुत्री दोनों चुनाव संचालित कर रहे थे। ठीक है, विश्व की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने 11 अप्रैल 2019 को नागपुर में वोट डाला। 63 सेंटीमीटर लंबी ज्योति का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। ये तो आपने सोशल मीडिया में देखी होगी, ये लड़की छोटी सी है, ज्योति आमगे नाम है इसका। फिर है देश का सबसे दूरस्थ पोलिंग बूथ कहाँ था? देश का सबसे दूरस्थ पोलिंग बूथ निकोबार के तिलोपातिया में है, जहाँ केवल 9 वोटर हैं। अब बताओ, 9 वोटर से भी वोट लेने के लिए वहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया गया था। चलिए खैर, ये ऊपर वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब हम नीचे देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें। क्या उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं है? कल किसी ने बोला था, किसी का हमने डायलॉग पढ़ा था ना कि ये मिनी संविधान है करके। किसका डायलॉग था वो? देखिएगा आप। बेरुबाड़ी मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था। अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी।
संविधान का अंग उद्देशिका को माने या नहीं माने करके बहुत सारी समितियां हुई, मामले आए, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली जो है माना गया था। तो यही मामले हमें यहाँ पे देखने हैं कि बेरूबाड़ी मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने जो है उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था। उसके अनुसार संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है, पर इसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसा जो है उच्चतम न्यायालय का उस टाइम पे कहना था कि सहायता हम निर्माता जो हैं संविधान का जो निर्माण करते हैं वो लोग उसकी सहायता ले सकते हैं कि किस तरीके से करना है, लेकिन जो है इसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ये भी उन्होंने साथ में कहा। कोई व्यक्ति इस बात को लेकर न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता कि सरकार द्वारा उद्देशिका को क्रियान्वित नहीं किया गया है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद, बहुत फेमस मामला था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला। तो 1973 में केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए जो है उद्देशिका को संविधान का अंग मान लिया। फाइनली 1973 का ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला आया, जिसके बाद जो है उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय बदला और उद्देशिका को संविधान का अंग माना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बुम्बई मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना था। किस मामले में? बुम्बई मामले में। ज्ञात हो कि संविधान की उद्देशिका पर संविधान सभा में किसी भी अन्य भाग की पूरी बहस हुई थी तथा उसे विधिवत अधिनियमित अंगीकृत किया गया था, ठीक है। जैसे संविधान बनाते वक्त अगर कोई एक पॉइंट भी अगर संविधान में लिखा जाता है तो उसके लिए पूरी कमेटी में बहस हो जाती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कहता है फ्यूचर में ही होगा, कोई कहता है अभी ये होगा। तो इससे बहुत बहस होने के बाद फाइनली एक डिसीजन लेके, एक मत लेके जो है एक पॉइंट लिखा जाता है। उसी तरीके से ये संविधान की उद्देशिका को लिखने में भी या संविधान को की उद्देशिका बनाने में भी इसी तरह से पूरी बहस हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से पूरी बहस हुई थी और एक संविधान निर्माण जैसे किया जाता है उसी तरह से सिर्फ इस प्रस्तावना को भी उसी तरीके से अधिनियमित अंगीकृत किया था विधिवत। उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है, पर यह ना तो किसी शक्ति की स्थापना करता है और ना ही उसे सीमित करता है, ठीक है। उद्देशिका को संविधान का अंग तो माना है, लेकिन वो किसी भी शक्ति की स्थापना नहीं करता। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इसके आगे क्या है संविधान में। आज हमने पढ़ा क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, ठीक है। तो है या नहीं है? तो पहले बेरूबाड़ी मामले में मना किया था उच्चतम न्यायालय ने, नहीं है। फिर केशवानंद भारती बनाम मामले में जो है हाँ कह दी थी कि हाँ ठीक है ये है अंग संविधान का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आज राखी है तो राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।